नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग मैथ के आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स के थर्ड वीडियो में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। इस थर्ड वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार। इसके पहले दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन में मेरा 2 वीडियोज है पीछे, इसलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कंटिन्यू वीडियो आपके पास मिलेगा। और प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में चलने के लिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं। इसको हम लोग इनवर्टिबल रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन दोस्तों है क्या? सिंपल सी चीज है। पहले इसकी बात पूरी समझिए कि इफ ए एंड बी आर, या सीधे कह लीजिए कि ए को ही ले लेते हैं सिंगल सेट के लिए। इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो रिलेशन आर जो होगा, अगर मान लीजिए रिलेशन आर कुछ ऐसे डिफाइन है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ये इस प्रकार से एक संबंध को परिभाषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू ऐसे डिफाइन है तो हम लोग इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए का मतलब हम इसको आर इनवर्स से डिफाइन करेंगे। और आर इनवर्स का मतलब दोस्तों कुछ नहीं, केवल करना आपको ये है कि जो इस समय ये जो पहला एलिमेंट है सबका, इसको डोमेन मैंने बोला था, दूसरे एलिमेंट को रेंज मैंने बोला था। तो जैसे ही आर इनवर्स करोगे तो जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। तो अब इसको लिखोगे कैसे? अब ये हो जाएगा बी ए सच दैट बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब ये ए है, लेकिन ए बी में भी आप बिलोंग करा सकते हो, उसके लिए भी। तो इसको हम लोग इनवर्स ऑफ आर कहेंगे यहाँ पे। तो इसको आर इनवर्स से शो करोगे, बस दोनों को पलट देना है आपको, डोमेन का रेंज और रेंज का डोमेन बना देना है। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए हो जाए। अगर आर पहले डिफाइन है तो आर इनवर्स ऐसे डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से बहुत सिंपल सा है। अब जैसे मान लो आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है 1 2 3 A2 B4 C5, ऐसे मैंने लिख दिया। तो कुछ नहीं करना, आर इनवर्स बस आप लिखोगे 2A हो जाएगा और 4B हो जाएगा और 5 यहाँ पे C हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर इनवर्स हो जाएगा। हाँ, कुछ बातें जो कॉमन ध्यान देंगे, आप नोट करेंगे। पहली बात कि देखिए, सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा कि अगर आर की वैल्यू इतनी है तो आर इनवर्स इतना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइन हो। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये डिफाइन हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आर इज नॉट इज इक्वल टू आर इनवर्स। ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, ऑलवेज इक्वल नहीं होता। आर इज और आर इनवर्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि वो संबंध पूरा उलट जाता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि ए, जैसे कि ए जो है भाई है बी का, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया ये ए है, ए भाई है बी का। तो आर इनवर्स जैसे ही होगा तो अब बोलना होगा बी भाई है ए का, बी भाई है ए का। तो ये जरूरी नहीं है कि डिफाइन हो। जैसे सपोज करो, यहाँ पे जल्दी से देखो, जैसे यहाँ पे 2 3 3 4 और यहाँ 4 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सपोज करो आर है, लेकिन आर का मतलब यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ अगर ए लेस देन बी अगर ऐसे डिफाइन किया जाए, ए जो है बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा है का मतलब 1 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा, 4 5 से छोटा है, तो ये ट्रू है। लेकिन जैसे ही आर इनवर्स लिखोगे तो आर इनवर्स का मतलब 3 जो है
2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा और 5 4 हो जाएगा। और आगे की बात क्या होगी, अब देखो क्या, अगर a लेस देन b है तो फिर यहाँ क्या बोलना होगा, अब b इज लेस देन a, संबंध वही है लेकिन b लेस देन a हो जाएगा। तो b लेस देन a का मतलब ये है कि ये पहला बन जाएगा और ये दूसरा। तो इस समय देखो b लेस देन a, ये सब लेस है, ये ट्रू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो बस केवल ये इन्वर्सिबल का मतलब लिखने का तरीका तो आप सीख लो, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई संबंध R परिभाषित है तो उसका R इनवर्स भी परिभाषित हो। यानी हम कह सकते हैं इफ एनी रिलेशन R इज डिफाइंड देन इट इज नॉट पॉसिबल दैट R इनवर्स विल आल्सो बी डिफाइंड। ये जरूरी नहीं है कि R इनवर्स भी डिफाइंड हो, ठीक है ना, क्योंकि संबंध उलट जाएगा ना। भाई a लेस देन b है तो क्या b भी लेस देन a है, ये संबंध इन्वर्टिबल है ये। तो ये संबंध जो है ऐसे परिभाषित होना चाहिए। और एक एग्जांपल अगर आपको देखना होगा तो अब एग्जांपल मैं आपको बाद में लूंगा एग्जांपल। तो ये बस पहले जनरली आप ये अच्छे से जान लेना कि ये करना क्या है। अब कभी कभी R इज इक्वल टू R इनवर्स है, अब इसी में और अगर R इनवर्स का फिर से इनवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, फिर से R, क्योंकि R इनवर्स का फिर से इनवर्स करोगे तो फिर अपने जगह पे वापस आ जाओगे। ये सब छोटे छोटे ट्रिक है, आप कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप उसमें उलझ जाते हो कि लॉ पढ़े नहीं, पढ़ाया गया नहीं गया। तो भैया हर चीज पढ़ाया नहीं जाता, दिमाग भी आपका है, कुछ आप कैप्चर करो, ठीक है ना। चलो ये तो बात हमारी हो गई प्रतिलोम या व्युत्क्रम संबंध के लिए। और हाँ, अब अगर मान लो कि R का अगर डोमेन पूछा जाएगा तो ABC हो जाएगा और जो रेंज है वो 2 4 5 हो जाएगा, और R इनवर्स का डोमेन 2 4 5 हो जाएगा, R इनवर्स का रेंज जो है 4 A B और C हो जाएगा। पलट गया ना डोमेन रेंज आपस में। चलिए इसके बाद आप आ जाइए अब नेक्स्ट, सेकेंड में दोस्तों है तत्समक संबंध, जो कि इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो तत्समक संबंध का वास्तव में मतलब क्या है, जैसे A इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3, ऐसे मैंने लिख दिया। तो A इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो दोस्तों R आइडेंटिटी रिलेशन तब बनेगा, जैसे मान लो A क्रॉस A बनाओगे तो कहीं ना कहीं, चलो एक मिनट रुक जाओ, अगर A क्रॉस A बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 1 का 2 बनेगा और 1 का 3 बनेगा। इसी तरह 2 का 1 बनेगा, 2 का 2 बनेगा और 2 का 3 बनेगा। इसी तरह 3 का 1 बनेगा, 3 का 2 बनेगा और 3 का 3 बनेगा, बनेगा ना। तो दोस्तों जो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि इसको हम लोग एक्चुअल में IA से भी कभी कभी दिखाते हैं। IA का मतलब है कि A का A में आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा, जैसे 1 का 1 ही होना चाहिए, 2 का 2 और 3 का 3, इस तरह से। अगर आइडेंटिटी रिलेशन को आपको डिफाइन आपको ऐसे करना होगा तब क्या करोगे, आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन अगर करना हुआ तब क्या करोगे, ये और ये दोनों आपस में सेम होता है, सेम रिलेट करता है। जैसे अब एक रिलेशन R मैंने लिख दिया यहाँ A जहां सच दैट A बिलोंग्स टू A, बस आपको ये कर देना है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन होता है, इसको हम लोग IA भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होगा और ये A में बिलोंग करेगा। तो भैया 1 1 2 2 3 3 बाकी को छोड़ देना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। तत्समक मतलब दोनों सेम होता है और इसका डोमेन भी सेम होगा, रेंज भी सेम होगा। यानी कि डोमेन ऑफ IA इज इक्वल टू रेंज ऑफ IA, ये दोनों इक्वल होता है, इसके डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं होता है। चलो ये तो हो गया तत्समक संबंध। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त संबंध में।
चलो रिक्त संबंध है, इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन। देखो तो रिक्त संबंध का मतलब ये है कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइंड ना हो, कोई एलिमेंट ही ना मिले भाई मेरे। जैसे अब सपोज करो कि R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ R इज इक्वल टू 5। आर को एम्प्टी रिलेशन कहेंगे अगर R 5 मिल जाए। R 5 मिलने, ये परिभाषा आप बड़ा सिंपल समझ जाओगे आप। मतलब R जब संबंध ढूंढोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A है और यहाँ B है, यहाँ मान लीजिए 1 3 5 है, 2 5 6 है, ठीक है। अब इसमें लिखा जाए कि इज स्क्वायर ऑफ, ये R का मतलब है, इज स्क्वायर ऑफ, यानी कि इन दोनों के, जैसे कि 1 इज स्क्वायर ऑफ 2 है, 1 स्क्वायर ऑफ 5 है, 1 स्क्वायर ऑफ 6 है, 3 स्क्वायर ऑफ 2 है, 3 स्क्वायर ऑफ 5 है, 3 स्क्वायर ऑफ 6 है, 5 2 का स्क्वायर है, 5 5 का स्क्वायर है, 5 जो है 6 का स्क्वायर है, नहीं है। तो इसलिए हम R को 5 कह देंगे। ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, यानी कि रिक्त संबंध है। इन दोनों में आपस में जो परिभाषित किया गया उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं है कि इसमें उसमें किसी भी एलिमेंट का ये स्क्वायर नहीं रखता। तो ये हुआ ना रिक्त समुच्चय। इसी तरह का एक एग्जांपल अगर और लेना हो आपको, इस तरह से ले लीजिए। जैसे सपोज करो कि A की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 एंड B की वैल्यू ले रहा हूँ 4 और 5, ठीक है। और R जो मैंने परिभाषित किया कुछ ऐसे कि ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड A माइनस B ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव से है, ऐसे कर लो, समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि A माइनस B का जो उत्तर है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ऐसा है क्या? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ऐसा है क्या? देखो कुछ मिलेगा क्या? जैसे कि 1 माइनस 4 करो, क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। 1 माइनस 5 करो, नहीं आएगा। 2 माइनस 4 2 माइनस 5 नहीं आएगा। 3 माइनस 4 3 माइनस 5 नहीं आएगा। हमेशा नेगेटिव उत्तर मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, धनात्मक नहीं मिलेगा। जबकि ये कह रहा है कि पॉजिटिव मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये एम्प्टी रिलेशन है, रिक्त संबंध है ये, ठीक है। और इसी तरह से अब आ जाओ एक सार्वत्रिक संबंध ले लेते हैं। सार्वत्रिक क्या, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन दोस्तों सार्वत्रिक संबंध है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है? सार्वत्रिक संबंध है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब देखो दोस्तों होता है कि जब सारे के सारे जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते हो उसमें कुछ भी खाली ना बचे, सब का सब आ जाए। जैसे देखो R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इफ R इज इक्वल टू U, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में मिल जाए। या आप सीधे सीधे कह लो कि R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इन, ऐसे लिख लो, R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इन नॉन एम्प्टी सेट A when R इज इक्वल टू A क्रॉस A। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रॉस से निकालोगे पूरा का पूरा जो भी आएगा सब वो R बन जाए, तब कहेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे सपोज करो कि हम A ले लेते हैं एक
एग्जाम्पल जो है यूनिवर्सल रिलेशन का, मान लो 1 2 ले लेते हैं और ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो R को अगर मैं बोल दूं कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी दोनों, अगर ए बी दोनों ए में बिलोंग करता है, एंड जो ए प्लस बी है, इन दोनों का जो जोड़ेंगे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ऐसे मैंने ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो आप देखोगे अगर सबसे पहले ए क्रॉस ए आप निकाल लो, तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो 1 का 1 करोगे, 1 का 2 करोगे, फिर 2 का 1 करोगे और 2 का 2 करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर आपको ढूंढना भैया तो सब आ जाएगा ना। देखो 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 0 से बड़ा है तो ये भी ले लेना है। 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, वो भी बड़ा है, ये भी ले लेना है। 2 में 1 जोड़ोगे 3, ये भी ले लेना है। और 2 में 2 जोड़ोगे, ये भी ले लेना है। तो कुल लेकर इसको क्या बोलोगे, ये यूनिवर्सल रिलेशन है ना, सार्वत्रिक संबंध प्रदर्शित कर रहा है ना, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन माना जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये अभी जो मैंने बताया दोस्तों, ये संबंधों के प्रकार का ये अभी मान के चलिए आधा पार्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मेरा 3rd वीडियो है। इस 3rd वीडियो तक आप जितना भी पढ़े हैं या पढ़ेंगे, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते हो अपने बुक से। लेकिन अब मैं ये 3rd वीडियो के साथ अभी ये मैं जब समापन करूंगा यहाँ पे, तो आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि आपके 12th एग्जाम बोर्ड में मतलब हो सकता है कि यहाँ तक मैंने जो भी बताया आपका एक भी क्वेश्चन न पूछा जाए। अब कहोगे ला तीन वीडियो हम लोग देखे, तीनों बेकार है, पढ़ाएं कहा। तो मैंने क्या कहा, देखो कि अब तो वही बात हुआ ना कि कक्षा 12 में पढ़ रहे हो तो 12 का तो परीक्षा में पूछा जाएगा, तो कहोगे 1 से 11 तक जो पढ़े हैं कुल बेकार है गया का है कोई जवाब? 1 से 11 तक जो पढ़े थे इसका क्या मतलब है 12 में पूछोगे? तो कुछ वैसी ही बात है दोस्तों। अब ये नहीं कह सकते कि 3 वीडियो आपने पढ़ाया सर कुछ अइबे नहीं करेगा बोर्ड में, तो आपने क्यों पढ़ाया? भैया इसलिए पढ़ाया क्योंकि इन तीनों वीडियो में जो बातें बताई गई हैं आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तभी नेक्स्ट वीडियो में कही गई बात को अच्छे से समझ पाओगे, पकड़ पाओगे, अन्यथा फिर हिलते नजर आओगे। तो इसलिए बात को समझो, ये जो तीनों वीडियो पढ़ाए गए हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। हाँ, ये तय है कि जो मेरा 4था वीडियो आएगा, 4th वीडियो में लेके आऊंगा आपके साथ, उसमें श्योर है कि वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी बिल्कुल श्योरिटी है, कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। इसलिए प्लीज बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट 4th वीडियो। ओके, तो फिर मैं बोलूंगा टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 4th वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।